हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप लोग। हम लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको पता है कि हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा रहे हैं। लास्ट लेक्चर भी मैंने उसी को डिस्कस किया था। आज मैं उस टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे मैं क्या कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, ज़रा सुनो आप ध्यान से। मान लो मैंने आपको कहा कि भाई, सुनना ध्यान से। मैंने कहा अगर हम लीनियर मोशन में होते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लेंथ में मेजर होता है। तो लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट जो होता है लीनियर मोशन में, वो उसका डायमेंशन फॉर्मूला L। और वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप जानते हो, तो डिस्प्लेसमेंट का L, टाइम का T, ऊपर जाके LT-1। एक्सेलरेशन के बारे में जानते हो आप, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का तो वही होता है LT-1/T, ऊपर जाके बन गया LT-2। T ऊपर जाएगा, -1 एक और हो जाएगा, बेस सेम है, -1 -1 -2। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोशन में जब आप होते हो तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का m, वेलोसिटी का LT-1। तो बताओ, लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट का ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, और लीनियर मोमेंटम का ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है लीनियर मोशन में। अब अगर हम बात करते हैं एंगुलर मोशन की, तो जब हम एंगुलर मोशन में होते हैं बेटा, मतलब हम जब सर्कल में घूम रहे होते हैं, ये एंगुलर मोशन हो गया। तो एंगुलर मोशन में जब हम रोटेट चलते हैं तो वो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगल में मेजर होता है। जैसे कहने का मतलब ये है, मान लो हम यहां से यहां घूमकर चले गए, तो आपने जो एंगल बनाया सेंटर पे, वही आपका होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, याद रखना। तो एंगुलर मोशन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगल होता है जो सेंटर पे बनता है। किसके सेंटर पे? सर्कल के सेंटर पे। और यहां डिस्प्लेसमेंट एंगल के फॉर्म में मेजर होता है। लीनियर मोशन में लेंथ के फॉर्म में मेजर होता है। एंगुलर मोशन में अगर आप आ जाएं तो वही डिस्प्लेसमेंट एंगल के रूप में मेजर होता है। और एंगल निकालने का फॉर्मूला जानते हो, अगर ये L है लेंथ, या R है तो L/R। तो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, कट के आया, नो डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, अगर हम लीनियर मोशन में होते हैं बेटा, अगर हम लीनियर मोशन में होते हैं, अगर हम कहाँ होते हैं? लीनियर मोशन में, तो आपका डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो L है। लेकिन अगर एंगुलर मोशन में आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं है, क्योंकि एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। इसको ध्यान से समझो। अब हम आ जाए लीनियर मोशन में। अब हम आ गए हैं फिर, और अब हम लीनियर मोशन में देख रहे हैं किसके बारे में बेटा? एडजस्ट कर लूं। अब हम लीनियर मोशन में देख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी है बट एंगुलर है, मतलब लीनियर मोशन में। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो जानते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब वहां था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां भी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फर्क कितना होगा कि लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो L है, और एंगुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट तो होता ही नहीं है, डायमेंशन फॉर्मूला तो उसका होता ही नहीं है, क्योंकि वो एंगल होता है। तो सिर्फ नीचे टाइम का होगा, ऊपर जाके T-1। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। बस वेलोसिटी आप कौन सा लेंगे? एंगुलर लेंगे, T-1/T, ऊपर जाके T-2। एंगुलर मोशन में जो मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, होता है इंटू रेडियस भी आ जाता है। जैसे यहाँ होता है मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ मास और वेलोसिटी के साथ रेडियस भी आ जाता है। फॉर्मूला होता है, तो मास का m, वेलोसिटी का LT-1 और रेडियस का L मिलाकर हो गया mLT² T-। अब एक चीज नोटिस करो, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, और ये भी डिस्प्लेसमेंट है। ये लीनियर मोशन का डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर मोशन का डिस्प्लेसमेंट है। यानी क्वांटिटी सेम है, डिस्प्लेसमेंट, बट डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है। यहां का L है तो यहां का है ही नहीं। ये भी वेलोसिटी है, और ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। ये लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, बट है तो दोनों वेलोसिटी ही, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला इसका LT-1 है तो इसका T-1 है। ये भी एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन है, बट वो एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका डायमेंशन फॉर्मूला LT-2 तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला T-2। ये भी मोमेंटम है,
ये भी मोमेंटम है, ये लीनियर मोशन का मोमेंटम है, ये एंगुलर मोशन का मोमेंटम है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-1 बन रहा है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-1 बन रहा है। तो अगर पेपर में ऐसा सवाल आया कि कुछ ऐसे एग्जांपल दो जिसमें क्वांटिटी सेम हो बट डायमेंशनल फॉर्मूला अलग हो, क्वांटिटी सेम हो, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट एक ही क्वांटिटी बट डायमेंशनल फॉर्मूला यहां अलग, यहां अलग। लीनियर वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, सेम क्वांटिटी है बट डायमेंशनल फॉर्मूला यहां lt-1 और एंगुलर वेलोसिटी का t-1, दोनों वेलोसिटी बट डायमेंशनल फॉर्मूला अलग। ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, दोनों सेम क्वांटिटी है बट लीनियर एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला अलग और एंगुलर मोशन में आएंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला अलग। तो अगर आ जाए पेपर में ऐसा सवाल आ जाए, देखो मैं क्वेश्चन ला रहा हूं कि गिव सम एग्जांपल, कुछ ऐसे एग्जांपल दो हैविंग सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी सेम हो बट डायमेंशनल फॉर्मूला अलग हो, क्वांटिटी सेम हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट है, क्वांटिटी सेम है बट डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, क्वांटिटी दोनों वेलोसिटी है बट डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है। लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अभी समझाया, दोनों एक्सेलरेशन है बट डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, दोनों मोमेंटम है, क्वांटिटी सेम है बट डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है। ये सब एग्जांपल हैं सेम क्वांटिटी बट डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर ऐसा आ गया, इसका उल्टा सवाल आ गया कि अब हमें बताओ जिसमें क्वांटिटी डिफरेंट हो लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। अब उल्टा, क्वांटिटी अलग हो बट डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। तो याद रखना वर्क एंड टॉर्क, पिछली क्लास का देखना, वर्क और टॉर्क दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला एक ही है, ml2t-2। आपको पिछली वीडियो में जाना, जो मैंने टेबल दिखाया था उसमें चेक कर लेना आप। क्वांटिटी अलग है बट डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। लीनियर मोमेंटम एंड इंपल्स, लीनियर मोमेंटम का भी होता है mlt-1 और इंपल्स के बारे में पढ़ाया था फोर्स इनटू टाइम, इसका भी होता है mlt-1। क्वांटिटी बेशक अलग है बट डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। और देखो फ्रीक्वेंसी 1/टाइम होता है ना, t-1, और एंगुलर वेलोसिटी अभी मैंने 2 मिनट पहले एंगुलर वेलोसिटी का क्या बताया, t-1। तो देखो अलग क्वांटिटी सेम फॉर्मूला, अलग क्वांटिटी सेम फॉर्मूला, अलग क्वांटिटी सेम फॉर्मूला। उधर क्या है, सेम क्वांटिटी बट डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूला। इधर क्या है, डिफरेंट क्वांटिटी बट सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, रिवर्स। ठीक है, ये दोनों जब क्वेश्चन हो गया तो अब हम कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट। उससे पहले बताओ कुछ टॉपिक जैसे क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो पेपर में एग्जांपल आ गया कि भाई हमें समझाइए कि डायमेंशनल कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, पेपर में आता है, कुछ एग्जांपल दीजिए। तो देखो टॉपिक से क्लियर हो रहा है, डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब कुछ ऐसे वैल्यूज जो कांस्टेंट हो, कुछ ऐसे वैल्यूज जो कांस्टेंट हो, मतलब उनकी वैल्यू बदलती ना हो, कांस्टेंट हो, फिक्स्ड हो बेटा। तो वैसे वैल्यू जो कांस्टेंट हो, अब ये कांस्टेंट या वेरिएबल किस बेस पे डिफाइन करना है, वो डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू मीडियम एंड प्लैनेट्स। कांस्टेंट एंड वेरिएबल विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू मीडियम एंड प्लैनेट्स, यानी मीडियम और प्लैनेट के हिसाब से देखना है कि वो बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं, दो चीजों के अकॉर्डिंग, मीडियम एंड प्लैनेट्स, मैन टू मैन नहीं देखना, मीडियम और प्लैनेट के हिसाब से। ठीक है, तो कुछ ऐसे एग्जांपल दो डायमेंशनल कांस्टेंट। इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, बदलनी नहीं चाहिए, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी होना चाहिए उसमें। पहला एग्जांपल है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ना तो मीडियम बदलने से बदलती है, ना प्लैनेट बदल दो, अर्थ से मार्स पे चले जाओ, इस कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू होती है कितना, 6.67 10 टू द पावर -11, कभी नहीं बदलती, कभी भी नहीं बदलती। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जाए, क्योंकि डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब वैल्यू कांस्टेंट है और डायमेंशनल फॉर्मूला भी है। तो अब पहले डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला जाए, तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये कांस्टेंट फिजिक्स के किस फॉर्मूले में आता है। तो एक फॉर्मूला आपने सुना होगा ग्रेविटेशन में, मैं आने वाले दिनों में पढ़ाऊंगा भी, कि दो मासेज यूनिवर्स के एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं न्यूटन के अकॉर्डिंग, और उनके बीच जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। यही ये कांस्टेंट है, जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ना, इसी फॉर्मूले में है। तो G को अलग करो तो F × r² m1 × m2,
अब डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ, फोर्स का mL_t-2, डिस्टेंस का स्क्वायर L², दो मास मिलकर m², m हो गया कट गया, ऊपर जाके m का पावर -1, L² इंटू L³ t का पावर -2। तो ये जो आपने देखा ये वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती और डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ है। तो ये हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट। अगला एक और कांस्टेंट साइंस में होता है गैस कांस्टेंट, जिसे हम R से इंडिकेट करते हैं। इसकी वैल्यू भी हमेशा फिक्स्ड होती है, दो चीजों के अकॉर्डिंग, ना तो मीडियम के अकॉर्डिंग बदलती है ना प्लैनेट के अकॉर्डिंग बदलती है, याद रखना, हमेशा फिक्स होती है 8.314। अब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो मैं पहले आपको यह बताऊंगा कि ये कांस्टेंट फिजिक्स के किस फॉर्मूले में आता है। एक फिजिक्स के फॉर्मूले में है, केमिस्ट्री में भी ये फॉर्मूला यूज होता है बेटा, पढ़ा होगा, PV = nRT गैस इक्वेशन। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर नंबर ऑफ मोल, R तो वही कांस्टेंट और T फॉर टेम्परेचर। यहीं से R निकालो तो क्या हो गया, PV/NT। P फॉर प्रेशर का मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, mL-1 T-2, जाके देखना पिछली क्लास में टेबल बनाया था। V फॉर वॉल्यूम L³, N नंबर ऑफ मोल तो MOL लिखाता है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। T फॉर टेम्परेचर केल्विन, M L का 3 भी है, L का -1 भी है, एक जगह करोगे L², T का पावर -2, मोल ऊपर जाके मोल -1, केल्विन ऊपर जाके केल्विन -1। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका मेरे बच्चे, गैस कांस्टेंट का। तो आपने क्या देखा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, मतलब वैल्यू फिक्स है, कभी नहीं बदलती, कभी नहीं, मीडियम बदल दो, प्लैनेट बदल दो और डायमेंशनल फॉर्मूला भी बन रहा है। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हो गए, डायमेंशनल कांस्टेंट के। एक और एग्जांपल सेट करता हूं, एक और एग्जांपल होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसे हम H से इंडिकेट करते हैं। इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 6.6 इंटू 10⁻34। इसकी वैल्यू भी कभी नहीं बदलती, ना प्लैनेट के अकॉर्डिंग ना मीडियम के अकॉर्डिंग। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो कहां से निकलेगा वो भी बता दूं। एक फॉर्मूला मैं पढ़ाऊंगा कुछ दिनों के बाद, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, एनर्जी का फॉर्मूला HF। ये किसकी एनर्जी होती है, वेव की। कोई भी वेव होता है ना, वेव तरंगे, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है HF। इसमें ही H आता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और FF फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। चलो H को अलग करो तो E/F। और एनर्जी पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, mL² T-2। फ्रीक्वेंसी का टेबल पता है, दे पढ़ा चुका हूं, 1/time T-1। ऊपर ले जाओगे तो mL² T-1। तो ये आपने देखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सब ऐसे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती, चाहे तुम मीडियम बदल दो, चाहे तुम प्लैनेट बदल दो, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट। अब है डायमेंशनल वेरिएबल, मतलब अभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा लेकिन वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल। फिर वही बात, किसके अकॉर्डिंग वेरिएबल होगी, मीडियम और प्लैनेट के हिसाब से। जैसे पहला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन बोला तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो बनेगा ही L_t-2। और आपको पता है कि जो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो मून पे कुछ और, अर्थ पे कुछ और, दूसरे प्लैनेट पे कुछ और। तो ये क्या हो गया, डायमेंशनल बट वेरिएबल, क्योंकि वैल्यू प्लैनेट के हिसाब से बदल रही है। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी जब बोला तो डायमेंशनल फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा L_t-1। और साउंड हो या लाइट हो, आपको पता है इसकी वेलोसिटी बदलती है मीडियम के अकॉर्डिंग, तो ये भी हो गया डायमेंशनल वेरिएबल। डेंसिटी ऑब्वियसली मीडियम के हिसाब से बदलती है, डायमेंशनल फॉर्मूला तो जानते हो, मास अपॉन वॉल्यूम mL-3। एक टॉपिक नया है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, चैप्टर नंबर 11 में पढ़ाऊंगा। ये भी अलग अलग मीडियम का होता है, अलग अलग मीडियम का, एयर मीडियम का कुछ और, लिक्विड मीडियम का कुछ और, याद रखना। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL-1 T-1। निकालने का फॉर्मूला है, अभी रट जाओ, बाद में आएगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय एरिया इंटू वेलोसिटी से आया है, mL_t-2 L² L_t-1 ये आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो एग्जांपल्स हम आपने देखे, ये एग्जांपल किसका है, डायमेंशनल वेरिएबल। क्यों, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला बना है और वैल्यू क्या है, वेरिएबल। कैसे, ये कैसे वेरी, यहाँ पे ये वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, प्लैनेट। ये मीडियम, डेंसिटी अकॉर्डिंग टू मीडियम, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अकॉर्डिंग टू द मीडियम। तो ये सब हो गया वेरिएबल। तो वो जो हमने पढ़ाया वो भी डायमेंशन फॉर्मूला था उसका भी,
और अभी जो एग्जांपल दिया इसमें भी डायमेंशनल फॉर्मूला है। फर्क है कि वहां पे वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलती है, ना प्लैनेट के अकॉर्डिंग ना मीडियम के अकॉर्डिंग। और यहाँ जो हमने देखा यहाँ वैल्यू बदलती है, किसके अकॉर्डिंग, मीडियम या प्लैनेट के अकॉर्डिंग। वहां के एग्जाम्पल में भी डायमेंशनल फॉर्मूला था, यहां भी एग्जाम्पल में डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो दैट वाज डायमेंशनल कांस्टेंट एंड दिस इज डायमेंशनल वेरिएबल। अब है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट आया, लेकिन अब जो कांस्टेंट है वो डायमेंशन लेस है। यानी अब हमें ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिसकी वैल्यू तो कांस्टेंट हो और डायमेंशन फॉर्मूला भी ना हो। पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। एन होता है, एक मैथ्स पढ़ोगे केमिस्ट्री में, एवोगाड्रो नंबर, इसकी वैल्यू भी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये सब वैल्यू फिक्स होती है, कभी नहीं बदलती, ना मीडियम से ना प्लैनेट से, और इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। अब एक डायमेंशन लेस वेरिएबल, समझो अभी भी वैल्यू वेरिएबल होगी लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। तो ये होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। अगर आपको किसी चीज का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है किसी भी मीडियम का, तो कैसे निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की डेंसिटी जिसका आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हो उसको वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दो तो वो उस मीडियम का बन जाता है रिलेटिव डेंसिटी। और आपको पता है हर मीडियम की डेंसिटी अलग होती है तो रिलेटिव डेंसिटी भी अलग होगी। और रिलेटिव डेंसिटी का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है तो डेंसिटी, तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम कट जाएगा, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बनेगा। अगला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा, कैसे निकाला जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो जिस मीडियम का निकाल रहे हो उस मीडियम में लाइट की स्पीड लिखो और नीचे वैक्यूम की लाइट की स्पीड से डिवाइड करो। तो हर मीडियम में लाइट की स्पीड तो अलग होती है तो ये भी अलग होता जाएगा। और डायमेंशन फॉर्मूला बनना ही नहीं है क्योंकि दोनों स्पीड है, डायमेंशन फॉर्मूला ऊपर का नीचे का कट जाएगा। एक और एग्जांपल स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, जब हम किसी भी बॉडी में इस शेप में चेंज लाते हैं तो चेंज इन शेप और डिवाइडेड बाय एक्चुअल शेप। तो आपको पता है दो वायर हैं, कॉपर का और एल्युमिनियम का, दो अलग अलग मीडियम हो गए, क्या दोनों में हम सेम शेप चेंज ला सकते हैं, बिल्कुल नहीं। कॉपर कम स्ट्रेच होगा, सिल्वर ज्यादा स्ट्रेच होगा, तो चेंज इन शेप सब मीडियम में सेम नहीं हो सकता, तो स्ट्रेन भी सब में सेम नहीं आएगा। लेकिन इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दो सेम चीज के रेशियो हैं, तो ये हो गए डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो चार तरह की क्वांटिटी हो गए बेटा, डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब वैल्यू कांस्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला के साथ, वैल्यू कांस्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला के साथ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। अब ये क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट हो गया। फिर क्या पढ़ाया, डायमेंशनल वेरिएबल, फिर डायमेंशन के साथ बट वैल्यू वेरिएबल। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इनकी वैल्यू मीडियम और प्लैनेट के हिसाब से बदलती है और डायमेंशन फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। अब एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट, फिर वैल्यू कांस्टेंट आया, लेकिन अब डायमेंशन फॉर्मूला के बिना। पाई, एवोगाड्रो नंबर, वैल्यू कभी नहीं बदलती, ना मीडियम से ना प्लैनेट से, और डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। फिर डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन फॉर्मूला अभी भी नहीं है बट वैल्यू वेरिएबल है। ये जब भी होगा तो दो सेम चीज के रेशियो से आएगा, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन, हर मीडियम का डाटा अलग होगा तो इसका डाटा भी अलग होगा, और दो सेम चीज का रेशियो है इसलिए इनका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान रखना। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हमने आपको पढ़ाए। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा बेटा तो मैं आपको डायमेंशन फॉर्मूला के यूजेस बताऊंगा। इस वीडियो से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको ज़रूर अच्छे से देखना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, बाय।